तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं, है ना। साइंस का दोस्तों वो भी 50 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक से लाइव नहीं जुटा है जल्दी से जुड़ जाओ। अगर जो लोग लाइव में नहीं देख रहा है उसके लिए फायदेमंद है दोस्तों। तो आप लोग लाइव में रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन रिकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ क्लासेस का। उस टाइम में आपको हमारे चैनल पे चलता हुआ मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों एक क्लासेज आपको सुबह का डेली चल रहा है अभी लगातार, और एक क्लासेस दोस्तों शाम के जो कि अभी आपके सामने चल रहा है। ये 2 टाइम दोस्तों हमारा वर्षों का चलता आ रहा है ना। पिछले साल भी यही चला था और आज भी यही चल रहा है ना। तो ये हमारा लोकेलिटी टाइम है। तो आप लोग इस टाइम में जरूर जुड़िएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराते रहता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम टोटल लर्निंग है। यहाँ पे मैं हर तरह का अपडेट सबसे पहले चैनल पे दे देता हूँ। अगर मान लो मैं वीडियो नहीं बना पाया, बाहर में रहा, तो टेलीग्राम पे मैं मैसेज कर देता हूँ कि आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया। जैसा कि मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि आप सभी का एडमिट कार्ड कितना बजे रिलीज हो रहा है ना, ये सब फालतू टाइम है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट करके टेलीग्राम पे बता दिया कि इतना बजे से इतना बजे तक आने के चांसेस है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग मेरे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर रहे, तैयार हो जाइए। देखिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आपके एग्जाम में सामान्य विज्ञान ही पूछता है, न कि साइंस पूछता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है। चलिए तैयार हो जाइए। देखिए अभी हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहता है बीसीजी का अर्थ क्या है। बीसीजी का अर्थ क्या है जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 1 कहता है बैक्टीरियल क्या है सीरम ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी कहता है बैसिलस कल्चर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी कहता है बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरेन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों बैक्टीरिया कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो कौन सा होगा? ये सब आपको बायोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन बताते चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले का सही है। बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी लोग सी बता रहे हैं ना उनका सही है। बैसिलस जो है ना क्लैमिटी ग्यूरेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यह एक दोस्तों यह क्षमिकीय टीका है। यह क्या एक प्रकार का टीका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि घरों से संपर्क नियमित स्वास्थ्य पर्यवेक्षण के आधार पर चाहिए, ठीक है। जैसे टीबी का यदि दिखता है ना लक्षण तो ये टीका दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्षय रोग को बचाने के लिए किया जाता है ये टीका। किसके लिए? क्षय रोग के लिए, बीसीजी का टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आप लोगों को 22 दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं इसको हम लोग। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एंजाइम है, या ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कवक नाशक, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऑक्सीन। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके 2021 के एग्जाम के लिए। तो जो लोग अभी तक से शेयर नहीं किए शेयर करो यार, लाइक नहीं किया लाइक करो जल्दी से, है ना। जल्दी से आप लोग शेयर और लाइक करो जल्दी से। चलिए इसका आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ, है ना। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ऑक्सीन है। एक प्रकार का क्या है? यह ऑक्सीन है, ठीक है ना। ये याद रखना है, ऑक्सीन है, जिसकी खोज कब हुआ था? 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था, ठीक है, डार्विन के द्वारा, है ना। इसका उदाहरण में ये ऑक्सीन का उदाहरण आ जाता है दोस्तों इंडोल एसिटिक, ठीक है। ये दोस्तों ऑक्सीन जो है ना, ऑक्सीन के कारण क्या होता है, पौधे के जो शीर्ष होता है ना, शीर्ष वह प्रमुखता हो जाती है, यानी कि बढ़ती है, शीर्ष होती है ना वो होती है, ठीक है। और इसकी जो प्रासर्वीय कक्षिका होती है, कलिका, उसमें भी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। ये इसका काम होता है, ठीक है, ऑक्सीन का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेल हैं? इनमें से कौन सा युग्म है दोस्तों जो कि सुमेल है? ऑप्शन नंबर ए है आम बेरी, ऑप्शन नंबर बी है टमाटर पोम, ऑप्शन नंबर सी है सेब डूप, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों केला बेरी। तो जो विद्यार्थी जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताइए। युग्म सुमेलन, तो
तो यहाँ पर दोस्तों बात अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना, केला बेरी, उन सभी का सही है ना। जिनको नहीं पता भैया याद कर लो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से युग्म सुमेलन है यानी कि अच्छा है, सही है, वो है केला और बेरी का। ठीक है, केला और बेरी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपके सामने, किस विटामिन की कमी से पेलग्रा, है ना, क्या है, पेलाग्रा रोग होता है। गजब का नाम है दोस्तों, जल्दी से बताओ पेलाग्रा रोग किससे होता है। ऑप्शन नंबर है थायमिन से, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अस्कॉर्बिक अम्ल से, है ना। अस्कॉर्बिक अम्ल को कौन सा विटामिन कहते हैं, विटामिन सी कहते हैं ना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नियोसिन। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आपको बताना है। किस विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो हो जाएगा नियोसिन, है ना। कौन हो जाएगा, नियोसिन के कारण होता है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन सभी का सही है ना। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसका दोस्तों अगर ये तो रासायनिक नाम हुआ ना, है ना, इसका रासायनिक नाम हुआ। नियोसिन भी रहेगा, कहीं कहीं पे आपको निकोटीन, है ना, निकोटिनेमाइड हो जाएगा, निकोटिनेमाइड भी लिखा हुआ रहेगा, जो कि किसका नाम है, विटामिन B3 का नाम है। किसका नाम है, विटामिन B3 का नाम है। नियोसिन कहो चाहे निकोटिनेमाइड कहो, ये इसी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर बताइए, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है। कुछ इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं ना आपके एग्जाम में, दिल खुश कर देता है, और कुछ इतने हार्ड आ जाते हैं ना कि एकदम दिल और दिमाग बंद कर देता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, है ना। सूखा रोग है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाले का विद्यार्थी लोग का सही है। विटामिन डी के कारण दोस्तों ये सूखा रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, जरा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए सभी लोग, है ना। बहुत अच्छा, हाँ जी, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। क्या होगा, याद रखना है आप सभी को, क्या, कैल्सीफेरॉल, है ना। ये हो जाएगा दोस्तों इसका रासायनिक नाम। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ये तो याद रहेगा सभी विद्यार्थियों को। अब ये जो सूखा रोग होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये गर्भ में जो बच्चा होता है ना उसकी शारीरिक स्वास्थ्य को बनाता है विटामिन डी, और यही रोग हो जाता है ना जिसके कारण बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यही विटामिन डी ही क्या करता है, यह विटामिन डी जो कि गर्भ में बच्चे को स्वस्थ रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, कौन सा विटामिन स्कॉर्बी रोग निर्वाण में काम आता है। स्कॉर्बी रोग के निर्वाण में काम आता है, निवारण में काम आता है, निवारण में काम आता है। स्कॉर्बी रोग किसके कमी के कारण होता है ना। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और ये रोग कौन सा ऐसा है, तो यदि दोस्तों स्कॉर्बी रोग जो है, यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्कॉर्बिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो अगर स्कॉर्बी रोग है तो यह किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड यानी कि अस्कॉर्बिक अम्ल है। अब यदि विटामिन सी के कमी के कारण होता है, विटामिन सी मिल जाता है तो ये रोग खत्म नहीं होगा, आसान बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थियों का सही है ना। तो आपको दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा होगा, तो लाइक और शेयर करते चलिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिए जल्दी से कम तो 500 प्लस स्टूडेंट को जोड़िए। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से बताना है आपको, किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता, है ना। यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है, यानी कि घाव से रक्त एकदम निकलते रहेगा, निरंतर निकलते रहेगा, और एक समय आएगा कि व्यक्ति सूत जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति वो सो जाएगा, सो जाने का मतलब चला जाएगा
भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर उसको सही समय पे क्या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तब। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी लोग सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। इसी तरीके से मेहनत करिए दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों घाव से रक्त बहना बंद हो जाता है ना। तो ये विटामिन के क्या काम करता है, तो विटामिन के का काम है दोस्तों रक्त का थक्का जमाना। तो यहाँ पे रक्त का यदि थक्का नहीं जमेगा तो बंद कैसे होगा, देखते हैं ना, कभी भी कहूँ छिला जाएगा ना तो ऊपर में खोटी टाइप से, जिसको हम लोग खोटी कहते हैं, मगहिया भाषा में खोटी हम लोग कहते हैं दोस्तों, सीधा बात है ना। तो वही क्या होता है, वही रक्त का थक्का होता है जो कि विटामिन के कमी के कारण विटामिन के बनाता है। और साथ में दोस्तों और कौन बनाता है, प्लेटलेट भी बनाता है ना, प्लेटलेट भी उसका में काम होता है। तो ये विटामिन में मदद करता है, प्लेटलेट भी है ना। चलिए देखिए, अब देखिए अब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आएगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 28 बताना है दोस्तों। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, भविष्य के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए सी विटामिन ई, विटामिन थायमिन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विटामिन ए। लीवर में कौन सा विटामिन का भंडारित होता है, यानी भंडार रखा हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए हमारे लिवर में दोस्तों भविष्य के लिए रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, ठीक है। जिसको यकृत का दूसरा नाम दोस्तों लीवर को यकृत भी कहते हैं, सॉरी लिवर तो अंग्रेजी नाम हो गया, इसको हिंदी नाम में यकृत कहते हैं। और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, ये सब पता ही होना चाहिए, आप सभी को पता होगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप सभी से मैं फिर से करता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अभी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 3-4 क्वेश्चन विटामिन से हो गया है। अब आगे बहुत सारा यूनिक क्वेश्चन दिखने वाला है, न्यूमेरिकल भी होने वाला है। अभी न्यूमेरिकल बहुत ही अलग अलग अंदाज में आपको दिखने वाला है। चलिए चलिए भैया इसका आंसर देख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग ध्यान रखना, एक्सेरोफाइटॉल है ना। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो एक्सेरोफाइटॉल यहाँ पे इसका नाम है दोस्तों विटामिन ए का, ठीक है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में किन से है ना, किन से खांसा रोग फैलता है। निम्नलिखित में किन से खांसा रोग फैलता है, यानी कि दोस्तों खांसा रोग ये तो पता हो गया कि संक्रामक क्या है, बीमारी है। और संक्रामक यानी किसके कारण, जीवाणु के कारण या बैक्टीरिया के कारण या दोस्तों वायरस के कारण या ऑप्शन नंबर डी आपके सामने प्रोटोजोआ के कारण। तो जल्दी से बताइए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करना शुरू करिए है ना। जैसा ही मैं बोलूँ कमेंट करना, आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए दोस्तों, ताकि मैं यहाँ पे देखते रहता हूँ सभी का किसका कितना परफॉर्मेंस है ना। फिर उनके पास मेरा मेल जाता है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, रिजल्ट एग्ज़ाम देते हैं, और उन विद्यार्थी से मैं पूछता हूं कि कैसा एग्ज़ाम गया ना। यहाँ पे मेरे को सब एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस है ना। ये क्या है दोस्तों, विषाणु भी कभी कभी आपको ऑप्शन में रहेगा, विषाणु है ना, विषाणु ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो विषाणु का मतलब भी होता है वायरस है ना। तो ये खांसा रोग है ना जो बढ़ता है विषाणु से, यानी कि संक्रामक रोग है, ध्यान रखना। खांसा रोग अगर आपसे एग्जाम में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो आपको याद रखना है खांसरा भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी, ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी है 106। देखो अगर मान लो ऑप्शन में अगर 270 भी रहता है ना, अगर 270 देखो ऐसे रहता 250 और 270 रहता, तो 100% कहता हूँ आंसर तुम लोग गलत बता देते। कोई 270 मारता, कोई 250 मारता, कोई 206 मारता। तो यहाँ पर तो भाई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोग को तो पता है 200 प्लस ही हमारे शरीर में हड्डी होती है, मानव शरीर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों 206 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नवजात बच्चे में अलग होता है, ठीक है। ये है क्या होता है ना, नवजात में जो कुल्ला है, हाथ है, बच्चा में वो सब अलग अलग होता है। जैसे जैसे वो सियाना होता है वो जुड़ते चला जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कम होती चली जाती है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है दोस्तों, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन। माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, यानी कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और ऑप्शन नंबर सी है विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, पहले जल्दी से बताइए, है ना। माइक्रोफोन मतलब नहीं जानते हैं, माइक्रोफोन वही यहां से दोस्तों जो माइक्रोफोन है ना, यह क्या काम करता है, ध्वनि को, यहाँ पे ध्वनि को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन है ना, ध्वनि को जब हम लोग गाना गाते हैं ना तो वहाँ से माइक और आवाज़ जाता है वहाँ से, जो माइक क्या काम कर रहा है, माइक्रोफोन माइक क्या काम कर रहा है, वहाँ से आवाज़ हम लोग बोल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, लॉड में जा रहा है ना, डीजे में जा रहा है। तो लोग जा रहा है किस माध्यम से जा रहा है, विद्युत माध्यम से ना जी। तो ध्वनि ऊर्जा को या किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, है ना। ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा ना, है ना। याद है कि विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक भी और विद्युत भी, है ना, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, माइक्रोफोन किस चीज में कन्वर्ट करता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को बताइए, कहता है पारा कांच को नहीं भिंगोता है कारण। का जो पारा है दोस्तों Hg, जिसको हम लोग Hg जानते हैं, मरकरी से कोई मरकरी के नाम से भी जानते होंगे। तो ये जो है दोस्तों कांच को नहीं भिगाता है, क्यों नहीं भिगाता है, कारण बताना, रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसका पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या है, आसजन। ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या है, संसजन। ऑप्शन नंबर डी है इसकी सयांता। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना दोस्तों, पारा जो है कांच को नहीं भिंगाता, इसका कारण इसका संसजन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसंजन। ठीक है, संजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी तो आपको पता ही है, पारा का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमांक, ये सब भी कभी कभी पूछ जाता है। जैसे क्रोमियम का पूछे हुए था, आपको पूछे हुए था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2020 में पूछे हुए था। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप लोग को पता ही होगा ना, आप लोग 9th में 12th में 11th में पढ़े ही होंगे। स्प्रिंग को देखिए, आप क्वेश्चन आता है दोस्तों फिजिक्स का, है ना, सारा फिजिक्स कब आएगा, न्यूमेरिकल भी आपको अब दिखने लगेगा। कहता है दोस्तों स्प्रिंग को अपनी और सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग है। जब हम इसको तीरते हैं दोस्तों, तो ये तीरा गया, बल तो लगा हमारे द्वारा, बट ये जो लौटता है फिर से झटका मारता है एकदम कस के, वो कौन सा बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्या है, प्रत्यानयन बल। ऑप्शन नंबर बी है स्प्रिंग बल। ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्व बल। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है विभव बल। तो देखते हैं कौन विद्यार्थी सही आंसर बताते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, उस बल को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा विद्यार्थी। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका गलत है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप प्रत्यानयन बल कहते हैं दोस्तों स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। कहता है, क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, छत्ता पर हैं और नीचे की ओर फेंक रहे हैं पत्थर, नीचे कोई चुट्टी है उसी को मार रहे हैं, चूटी को मार रहे हैं। और उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, है ना, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब होगी। ऑप्शन नंबर ए है उसे गिराने के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद। ऑप्शन नंबर डी है भूमि पे पहुंचने के बाद। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि गतिज ऊर्जा है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है।
तो गति के कारण जो उत्पन्न होता है ना ऊर्जा, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और मैं आपको एक व्यंजक भी बता देता हूँ। ई के बराबर होता है दोस्तों हाफ mv²। ये सबको पता होगा। जहां आपका ये पत्थर वेग जो है ना, पत्थर का द्रव्यमान होगा, इसका वेलोसिटी होगा, कितना वेग से बाहर जा रहा है। फेंके ना जी छत्ता पर से, तो कोई वेग से गया होगा ना वो वेग, तब उस पत्थर का गतिज ऊर्जा मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा कहाँ पे मिलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बहुत अच्छा विद्यार्थी लोग, जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, तो उनका सही है ना। भूमि पे पहुंचने के ठीक पहले यानी कि भूमि के टकराने से जस्ट पहले पता लग जाएगा कि उसका सबसे अधिक वहां पे क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया हाफ mv², यानी कि उस पत्थर का द्रव्यमान और उस पत्थर का वेग पता लग जाएगा, तो कितना गतिज ऊर्जा है वो भी हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए दोस्तों। अभी 50 का मैंने वादा किया है, 50 से प्लस करने का वादा किया है, तो जल्दी से आप लोग जुड़िए, शेयर करिए जल्दी से सभी स्टूडेंट को। यहाँ पे कहता है जब ब्रश को पानी में डुबाया जाता है तो उसके बाल के आपस में चिपक जाते हैं ना। जब ब्रश को दोस्तों पानी में डुबाते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है। काहे चिपक जाता है ना, कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार का बाल टाइप से, रेशा टाइप से यदि लेते हैं और उसको यदि डालते हैं तो वो चिपक जाता है। ऐसा कारण क्या है भैया, ये कारण क्या है, ये फंडा क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्यानता के कारण, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ससंजक के कारण, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों प्रत्यास्था के कारण। तो क्या होगा राइट आंसर? देखते कौन विद्यार्थी सही बताता है ना। हाँ जी, यहाँ पे देखिए जब ब्रश को आप लोग डालिएगा ना, जो पेंट करते हैं, जो पेंट करते हैं, पेंट वाला ज़्यादा फोकस रखिए। जो पेंट वाला ब्रश है उसको सुखा करके छितार दीजिए। पानी में डालिएगा ना, जैसे एकदम देखिए अभी क्या है, ऐसे छितरल है। ठीक है, ये हमारा ब्रश है, ये ऐसे छितरल है। और जैसे ही पानी में जाएगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, एकदम ऐसे हो जाएगा, एकदम ऐसे हो जाएगा, एकदम सूटेबल हो जाएगा। अभी क्या है, एकदम ब्रश छितरल रहेगा। ठीक है, लेकिन पानी में लिक्विड वाला में जाएगा ना, जैसे ऐसे हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे दोस्तों वो कारण है, वो पृष्ठ तनाव का कारण है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे ये पूछा था पृष्ठ तनाव से कि वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोल किसके कारण होती है? वर्षा की बूंदे गोल किसके कारण होती है? तो जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग, ब्रश में पानी डूबता है तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। अब मैं आपसे पूछा कि जो पानी है ना, पानी, वर्षा की बूंदे वो किसके कारण गोल होती है? वर्षा की बूंदे का गोल होना, गोल किन के कारण है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा विद्यार्थी? यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, पृष्ठ तनाव के कारण ही। ठीक है, वर्षा की बूंद होती है वो भी गोल होती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 आ गया दोस्तों, न्यूमेरिकल आ गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर देंगे आसानी से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया से। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो ना, क्वेश्चन पहले 2 से 3 बार पढ़ लो एकदम। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक गुटके की बीमा 0.4 मीटर, 0.6 मीटर और 0.3 मीटर है। इसका भार दोस्तों 288 kgf है और इसके द्वारा आरोपित अधिकतम दाब क्या होगा? फिर से पढ़ते हैं आपके लिए। एक गुटका की बीमा कितना है? इतना दे दिया है। इसका भार दे दिया है दोस्तों, भार यानी कि W, द्रव्यमान नहीं, भार दे दिया है। अब इस पे आरोपित अधिकतम दाब पूछ रहा है, यानी कि हमको प्रेशर ज्ञात करना है। P बराबर वाट। तो आपको यानी कि बीमा दिया है कि यानी जो गुटका है ना, ये गुटका क्या है? 3D है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। अब इसका भार भी दे दिया है। तो आपको मैं बता दूं पहले, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हमारे पास तो बल है नहीं सर, कैसे निकालें? दिमाग थोड़ा सा दही हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना। सबसे पहले आप इस तीनों की सहायता से, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से, तो घन रहे चाहे घनाभ रहेगा, है ना, अलग अलग है तो घनाभ है, तो घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेना। क्या हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल?
क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कितना होगा जी, लंबाई गुने चौड़ाई कर दो ना, लंबाई गुने चौड़ाई किसी एक, देखिए अब मैं यहाँ पे एक ही चीज को लूंगा। देखिए आप प्रेशर क्या करोगे, पूरा पे तो नहीं डालोगे, किसी एक सरफेस पे डालोगे। ये तो 3D ना है, चलो 3D फोटो बनाता हूँ। ये हमारा 3D फोटो है। तो या तो दोस्तों आप कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए, यहाँ पे ब्लू कलर, या तो आप इस सरफेस पे करोगे, या तो आप इस सरफेस पे करोगे, या तो आप इस सरफेस पे, या तो आप ये पीछे वाला, या तो ये नीचे वाला, किसी एक सरफेस पे करोगे। तो किसी एक सरफेस का ही क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, है ना, किसी एक सरफेस का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर किसी एक सरफेस का ले लो, तो हम ई दोनों ले लेते हैं, हम ई दोनों ले लेते हैं दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। 4 × 0.2, तो इसका कितना हो जाएगा 0.08 मीटर। ये हो गया, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एरिया निकल गया है, एरिया निकल गया। अब हमको जरूरत है केवल और केवल फोर्स की, बल की। अगर बल निकल गया ना तो पुट कर देंगे फार्मूला पे, सरल हो जाएगा। चलिए इसका बल भी मैं आपको निकाल देता हूं, आपको मैं बल भी निकाल देता हूं। चलिए यहां पे क्या है दोस्तों, भार दे दिया है गुटका का। चलो भार कितना दे ले तुम, भार दे ले तुम 288। अब आपको मैं यहाँ पे kgf दिए हुए, kgf भी दिए हुए, f का मतलब बल। बल किसका, भार में कौन सा बल होगा, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल है ना, गुरुत्व बल होगा ना। और गुरुत्व बल नहीं पता है जी, गुरुत्व बल नहीं पता है, 9.8 न्यूटन। बस यही गुना कर दो, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब आपके पास एरिया पता है, फोर्स पता है, आसानी से पुट करो। चलो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रेशर बराबर फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा 288 × 9.8, ठीक है, इंटू 008 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन, ये तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एसआई यूनिट आप लोग को पता चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये सभी न्यूटन मीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा 28/22.4 बट्टा में 0.8। सॉल्व करिएगा आप लोग सॉल्व करिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट वे में, है ना। और फिर जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 35, 28, 0, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा एसआई यूनिट लग जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लो, अभी सॉल्व करो, कल के लिए मत छोड़ो, अब भी सॉल्व करो। कुछ सेकंड देता हूं आपके लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, सॉल्व करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा ना न्यूमेरिकल पे, तो न्यूमेरिकल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो सॉल्व हो गया ना, सही है ना, हाँ जी सही है, सही है ना, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 37, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर, एक आनत तल है, किसी भी प्रकार का तल है, ट्रॉली मतलब नहीं जानते जो बैग लेकर के चल जाता है, उसका दोस्तों त्वरण दे दिया है, नीचे जा रही है, क्या जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। गति प्रारंभ करने के बाद 30 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो आपको मैंने फार्मूला दिया है, यहाँ पे एक फार्मूला लगता है दोस्तों, है ना, वेग पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर से मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, है ना, गति के नियम में ये फार्मूला पढ़ना है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। अब आपके पास त्वरण है जी, नीचे की ओर जा रहा है, त्वरण आपका माइनस में है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, माइनस में नहीं लेना, पल्से में लेना है ना। त्वरण आपको दे दिया है, a बराबर कितना दिया है, a बराबर 2 दिया है, a बराबर मिल गया है। गति प्रारंभ करने के समय, यानी कि गति प्रारंभ होगा तो ट्रॉली का होगा, रुकल होगा, तो प्रारंभ वेग कितना है, 0 है, u भी मिल गया। समय आपको दे दिया है 3 सेकेंड, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, a गुने टी, तो a कितना है 2 और समय कितना है 3, 3 दूना का 6,
प्लस 0, यानी कि दोस्तों वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 ना होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आप लोगों का भी आया ना, आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर डी आया है कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ जी आया होगा, मुझे उम्मीद है। फार्मूला जब दे दिया तो आसानी से पट करके बनाओ। गति प्रारंभ करने के बाद, यानी गति प्रारंभ करना है यानी u0 है ना। जब गाड़ी शुरू नहीं होगा तो चलवे नहीं किया है तो उसका वेलोसिटी 0 ना होगा, चाल, एक तरह से चाल भी कह सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए पूरा हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कहता है विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल की क्या है चलान शुरू करता है, यानी चलाना शुरू करता है। ठीक है, राहुल अपनी साइकिल को क्या करता है दोस्तों, चलाना स्टार्ट करता है। 30 सेकंड के बाद वह इतना के वेग से 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड के वेग से प्राप्त करता है ना। और इस प्रकार दोस्तों ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर इतना हो जाता है, कितना 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उसकी दूसरी स्थिति में त्वरण कितना होगा, है ना। उसका जो दूसरा स्थिति कहने का मतलब 5 सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड में इसका त्वरण कितना था। तो इसका बनाने का रूल समझ लो। पहले आप लोग क्या करो, पहिलका अवस्था में त्वरण ज्ञात कर लो। ये पहिलका अवस्था में त्वरण ज्ञात कर लो। फिर उसके बाद जो दूसरा अवस्था में चेंजिंग हुआ है उसको निकाल लो, बन जाएगा। है ना, बताइए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन नंबर ए 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तब आंसर सही होगा, है ना। यहाँ पे 6 रख करके बनाइए, आपका ऑप्शन के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग बनाओगे, ठीक है, 60 पर भी बना लेना, 6 पर भी बना लेना, 60 पर भी बना लेना, 6 पर भी बना लेना। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखो दोस्तों। पहले क्या हो रहा है, 30 सेकेंड में साइकिल चलना स्टार्ट हुआ, 30 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहा है। और फिर क्या होता है दोस्तों, ब्रेक लगाया जाता है। अचानक से गाड़ी आ गया, उसके सामने ब्रेक लगाया, 5 सेकंड में क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो बताना कि दूसरी स्थिति में त्वरण क्या है। तो सबसे पहले आपको त्वरण का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, याद रखना क्या, v - u/t ये फार्मूला होता है ना। तो दूसरी स्थिति में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है। तो दूसरी स्थिति में जो प्रारंभिक वेग क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसको 60 मत कहो, इसको 60 मत कहो, 6 कहो, 60 पे भी बना दूंगा। u हो गया 6 और v आपका क्या हो गया, घट करके कितना हो गया, 4 हो गया ना। लेकिन अगर इस पहल की स्थिति के लिए करेंगे तो इसका u पहल की स्थिति के लिए क्या होगा, u 0 होगा और v हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, पहल की स्थिति के लिए। बट दूसरी स्थिति का क्वेश्चन करा तो हम डायरेक्ट दूसरी पे कहा नहीं जाएंगे, अपना नॉलेज बनाएंगे, हमारे पास समय नहीं उतना। तो दूसरी स्थिति में ये वाला पहला हो जाएगा और ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। ये बार बार मैं कर रहा हूँ, ये 6 है। ठीक है, 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो समय आपके पास क्या है, दूसरी स्थिति वाला ही निकालना, तो दूसरी स्थिति का समय लेंगे। तो 6 - 4 बटा में 5, अगर 6 - 4 करोगे कितना हो जाएगा, 2 बटा में 5, और 2 बटा में 5 को करोगे दोस्तों 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका मात्रक हो गया, त्वरण का, और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 60 करते हैं दोस्तों, 60 में क्या होगा, तो 60 में भी वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 60 पे भी मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। 4 बटा में 5 कितना हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 56 बटा में 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, लो ये भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा। और जो अगर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, जब 6 करिएगा तब होगा। ठीक है, जब 6 करिएगा तब होगा। चलिए दोनों विधि मैं आपको बता दिया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। कहता है यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडियोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है।
स्टार्ट होने से पहले क्या है, जो ऑडियो मीटर होता है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी कि आपका जो गाड़ी है ना पहले से 2000 किलोमीटर चलल है। अब यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, तो इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं। तो कार का औसत चाल मीटर पर सेकंड में बताना है आपको। यहाँ पे किलोमीटर में ध्यान रखिएगा, इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। पहले मीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर में और समय को सेकंड में, है ना। ये हमारा टारगेट रहेगा। ऑप्शन आपके सामने, पहले आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कितना था, 2000 था, पहले से 2000 गाड़ी चल चुका है और 2400 यात्रा खत्म होने के बाद हुआ। तो मैं पूछता हूँ कि आप कितना चले, कितना किलोमीटर चले, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे 2400 माइनस 2000, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, 400 किलोमीटर सर घूम लुआ है। 400 किलोमीटर घूमे हैं, यात्रा किए हैं, ठीक है, 400 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर इसी को बना करके हमको चलना है चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए। अब समय कितना लिए हैं, 8 घंटा, 8 घंटा लिए हैं। चलिए अब हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, 8 घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में। तो 8 में यदि दोस्तों हम लोग 60 गुने 60 से गुना करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड में हो गया। ये टाइम हमारा सेकंड में हो गया। और जो किलोमीटर है यानी कि डिस्टेंस अगर कहें तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, 400 था ना, तो 400 गुने यदि 1000 करते हैं तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल बराबर फार्मूला कहता है d/t, d/t। तो यहाँ पर से क्या करिए, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से 400 गुणे 1000 बटा में कितना था, 8 गुने 60 गुने 60, यही ना है। 1 0 से 1 0, ये 2 0 खत्म, ये 2 0 खत्म, बचा है 6 हमारे पास ऊपर में। ये देखो कितना बार में काट रहे हैं, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 100 बार में, ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 50 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 25 बार में। अब देखिए अब ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो ऊपर में 25 और ये 5 है ना, तो कितना हो जाएगा, 25 5 125 और नीचे में 9। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 बटा में 9, 125 बटा में 9। तो अब इसको डिवाइड करिए आप लोग, अब इसको डिवाइड करिए, है ना, कितना होगा। चलिए दोस्तों मैं आपके सामने कैलकुलेटर ला दिया, हमारे पास कितना था देखिएगा, 125 डिवाइड 9 था। तो इसको जब सॉल्व करते तो कितना आ जाता है देख लीजिए, यहाँ पे इतना आ गया है। तो अब इसको 8 8 8 है, तो इसको हम लोग दोस्तों 13.9 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे शॉर्टकट वे में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कम समय के लिए मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, बट आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा। जितना ज़्यादा कमांड रहेगा आपके पास उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। हो गया ना, कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है ना। जोसेफ क्या करता है, जॉगिंग करता है। जॉगिंग मतलब दौड़ता है, व्यायाम करता है। और वह 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी तक पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल ए तथा बी के बीच क्या होगी। अब देखिए ए और बी के बीच औसत चाल कह रहा है। औसत चाल का फॉर्मूला वही होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, ए और बी के बीच, है ना, ए से बी के बीच, है ना, औसत चाल। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। पहले आप लोग बताइए, देखिए सॉल्व करिए, है ना, सब लोग बताइए अभी जल्दी से। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे दिया है ना, दूरी दे दिया हमको। तो डिस्टेंस मिल गया मीटर में। आपको देखते हैं, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड ही है ना, हाँ चलो मीटर में ही है। तो चलो ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 300 हो गया है, 300 मीटर है। और ये क्या सीधा रास्ता है। तो अगर सरल रास्ता में विस्थापन भी क्या होता है दोस्तों, वही का वही होता है। तो विस्थापन हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो विस्थापन मिल गया है, अब हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। ए और बी के बीच लगा हुआ समय चाहिए।
ए और बी के बीच समय चाहिए, तो हमारे पास कितना है 2 मिनट 50 सेकंड है। तो 2 मिनट है, तो पहले हम 2 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, तो 60 दूना का 120 और हमारे पास टाइम कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास टाइम जो हो गया 60 दूना का 120 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 170। अब ये हमारे पास समय हो गया मीटर पर सेकेंड। हमको क्या चाहिए, ए से बी तक का चाल चाहिए, और ये चाल ही तो है। कितना जाएगा 17/30 है ना, कितना जाएगा ये देखो 30/17, 0 से 0 खत्म, 30/17 को सॉल्व करो, 30/17 है ना। हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास था 30/17, तो चलिए कितना था 30/17, 300 था 170 था। तो हम इसको देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं क्या 30 डिवाइड 17 कितना आ गया जी, कितना आ जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे देखिए 1.76। इसी के अप्रॉक्स में आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इसी का अप्रॉक्स में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना जी, मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो गया ना, कितना जल्दी बन गया। ये इतना ही का यूज करना है, यही दुगो का, ये खाली आपको एक्स्ट्रा में डाइवर्ट माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ है कि ये स्टूडेंट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और गलत आंसर करे, और जो दिमाग वाला तेज वाला होगा वो स्टूडेंट सही आंसर करके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, अब थियोरिकल क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कर ले। कहता है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ होता है, लोहे में जो जंग लगता है वो किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड है। तो किस चीज़ का मिश्रण होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग कौन सा आंसर मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी जी, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरिक का हो चाहे फेरस ऑक्साइड का हो, दोनों ही बात बराबर है। और इसका सूत्र भी बता देता हूँ, यानी जंग का सूत्र भी यहाँ पर से आपको याद होगा है ना। जंग का सूत्र यहाँ पर से क्या हो जाएगा, Fe2OXZ2O, ये हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जंग का सूत्र हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब मैं आप सभी से कहता हूं दोस्तों, जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी बहुत अच्छा, यहाँ पे जो आंसर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा रासायनिक, क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एसिटिक अम्ल और 1 है मक्खन, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अम्ल और 2 में है नींबू, ऑप्शन नंबर सी है क्या है ब्यूटेरिक अम्ल सिरका है, और साइट्रिक अम्ल और दूध है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ 3 कौन सा मिलान होगा, देख लीजिए ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। ए यानी कि जो ए होगा वो तीसरा होगा, यानी ए कहने का मतलब जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है वो दोस्तों दूध में पाया जाता है, पहला वाला ऑप्शन के अनुसार। और जो बी है एसिटिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है वह सिरिका में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरिका में इस ऑप्शन के अनुसार इसमें, और लैक्टिक अम्ल 4 में, और क्या सी है दूध में, यानी कि ये वाला किस में, दूध में नींबू में, और ये वाला इसमें। तो कौन सा सही होगा, इसे ऐसे मिलाना है। तो चलिए मैं मिला देता हूँ आपको, है ना, परफेक्टली आप लोग आंसर सीख लो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर देख लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, है ना। तो यानी कि पहला का जो होगा ये होगा वो तीसरा में जाएगा, सिरिका अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरिका में। फिर उसके बाद दोस्तों बी यानी कि 4 यानी कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। और जो साइट्रिक अम्ल है ना वो हमारा नींबू में पाया जाता है, किस में, नींबू में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है, नींबू में। और ब्यूटेरिक अम्ल क्या होता है, मक्खन में। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल सिरिका में, लैक्टिक अम्ल दूध में, और ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल कहाँ पे, नींबू में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दोस्तों, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, है ना। किसी परमाणु के द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान क्षति,
ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है परमाणु क्रमांक, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है समस्थानिक, है ना। आज की क्लास दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करो, लाइक करो जल्दी जल्दी से। जो लोग लाइक वाला अभी तक से बटन नहीं दबाए, किस बात की देरी, लाइक करिए। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी लोग हमारे साथ आंसर कर रहे हैं, है ना। साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहते हैं, क्षति कहते हैं। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यदि क्षति निकालने के लिए कह दे, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है। संख्या में यदि अंतर निकालते हो तो आपका द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में परमाणु द्रव्यमान दे देगा, परमाणु संख्या दे देगा, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या दे देगा, और पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान का क्षति बताइए, तो आपको आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए 44, लो जूम कर दिया, एकदम फुल्ली जूम है। 44 कहता है दोस्तों सौर सेल में प्रयुक्त होता है। सौर सेल में कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्या है, टाइटेनिक, ऑप्शन नंबर सी है सीजियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व को यूज करते हैं? हाँ जी, सौर सेल में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीजियम का, है ना। सीजियम का जो सौर प्लेटवा होता है उसमें किसका यूज करते हैं? सीजियम का, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो लोग सही है, बाकी दोस्त सही बता रहे हो यार, है ना, दिल खुश कर देते हो। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45 बताओ। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 बताओ। सिक्का धातु है, सिक्का धातु किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर लेड का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का, है ना। 45 क्वेश्चन आज तक कहे हैं दोस्तों, आज हम पूरा 45 किए हैं, है ना। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना है ना। चलिए यहाँ पे आंसर क्या होता है दोस्तों? तांबा का। सिक्का धातु किस चीज़ का होता है? तांबा का होता है। याद रखिएगा, सिक्का धातु है तांबा का, ठीक है, तांबा है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आई होप आप सभी को आज की क्लासेज में मज़ा आया होगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपके लिए ये देखिए सॉल्यूशन भी यहाँ पे फिट कर दिया हूँ, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज की इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। आपको यहाँ पे डेली क्लासेस दी जाती है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लेना। जो लोग शेयर नहीं किए थे शेयर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।